Hello everyone, welcome to our channel. We are starting Order 8. Order 8 में बच्चे हमने कई टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड टुडे वी विल सी इट्स रूल 9. रूल 9 क्या बात करता है? सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स. प्लीडिंग्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. प्लीडिंग्स क्या होती हैं? द स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ द पार्टीज, जैसे प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट. अब जो प्लीडिंग्स के फर्दर आगे बेसिक डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उनको हम सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स कहते हैं एंड इट इज कवर्ड इन रूल 9 ऑफ ऑर्डर 7. देखिए, इट टॉक्स अबाउट सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स. ओके, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स मींस इनिशियल प्लीडिंग्स जो होती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है? इनिशियल प्लीडिंग पहले सबसे पहले प्लेंट डाली जाती है, प्लेंट के बाद रिटन स्टेटमेंट डाली जाती है ना. दीज आर दी ओरिजिनल प्लीडिंग्स. जो ये फर्स्ट नंबर पे आती हैं या फर्स्ट ऑफ ऑल जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ओरिजिनल प्लीडिंग्स. ओके, रिटन स्टेटमेंट के साथ अगर आप काउंटर क्लेम करते हो या आप सेट एफ क्लेम कर रहे हो तो दीज विल ऑल्सो बी कंसीडर टू बी ओरिजिनल प्लीडिंग्स जो आप साथ में ही करते हो. ठीक है, अगर इसके साथ ही आप सेट ऑफ या काउंटर क्लेम की एप्लीकेशन डालोगे तो ये भी आपके ओरिजिनल प्लीडिंग्स में ही आएंगी. सो प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम और सेट ऑफ, if these are filed along with written statement, then these all are original pleadings, right? अब any pleadings which are filed after this, ये सब फाइल करने के बाद after this जब कुछ फाइल किया जाता है then they will be called subsequent pleadings. Okay, subsequent pleading. For example, there can be a replication file by the plaintiff और rejoinder file हो सकती है, कोई पार्टी एड ऑन की है by defendant. एडिशनल रिटन स्टेटमेंट अगर आपको फाइल करनी है, the written statement of the counter claim or set off. So these are all will be subsequent pleading जो आप later on डालते हैं. If you file subsequent pleadings or if you have to file either of these, then the rule is that you will have to take permission from the court. So subsequent pleadings के लिए what thing is firstly required, that is permission of court. Without the permission from the court, subsequent pleadings will not be allowed. If you want to file additional written statement, there are also either you want to file it yourself or maybe by the court also may direct the filing of the additional written statement. So in this case, court क्या करती है? Court will normally permit you and gives you 30 days time. ठीक है, additional written statement क्या होती है? कोर्ट ने आपसे रिक्वायर किया है कि आपने खुद फाइल करना चाहा या यू सीक द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट. इन द केस ऑफ एडिशनल रिटन स्टेटमेंट में कोर्ट विल गिव यू नॉर्मली 30 days टाइम एंड कोर्ट में एक्सटेंड दिस टाइम फॉर 90 days ऑल्सो, बट ओरिजिनल प्लीडिंग्स विल बी ओनली जस्ट फॉर 30 days. ठीक है, सो आपको हर प्लीडिंग के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन टू प्लीडिंग्स के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. कौन सी है वो? सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का. ठीक है, जो रिटन स्टेटमेंट आएगा देन यू डोंट नीड टू टेक एनी परमिशन फ्रॉम द कोर्ट. सो रूल 9 इट इज जस्ट अ डिक्लेरेशन. ये हमें जस्ट क्या बताता है? ये डिक्लेयर करता है दैट एनी सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स दैट यू वांट टू फाइल, you have to take the permission from the court except what? Except the written statement of set off और counter claim में just आपको permission की जरूरत नहीं है जो आप later on file करेंगे. otherwise हर तरीके की subsequent pleading में you have to take the permission of the court. So if you have to file replication or if you have to file the rejoinder or if you have to file the additional written statement, then all these in this you need to take the permission of court. That if you want to file the written statement to set off or counter claim, then for these no permission is required. Understood? अच्छे समझ में आ रहा है? वाई, क्यों हमें सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती? कोई अगर आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या रीजन देंगे? देखिए, देयर इज अ प्लेंट एंड देयर इज अ रिटन स्टेटमेंट. ये होता है. अब रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट को तो कोई मतलब जवाब है, ठीक है, ये तो आपको देने ही है. साथ में इफ यू हैव क्लेम सेट ऑफ,
सेट ऑफ का जो आप क्लेम कर रहे हो, दैट सेट ऑफ ये डॉक्यूमेंट बिकम प्लेंट, वो प्लेंट ही बन जाती है ना। एंड जो डिफेंडेंट होता है दैट बिकम्स द प्लेंटिव जब वो काउंटर क्लेम करता है, और इसके जवाब में यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट दी जाती है जो कि प्लेंटिव देता है। अब किसी ने आपके ऊपर प्लेंट फाइल किया है तो यू हैव द राइट टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट ऑल्सो, बिकॉज सेट ऑफ क्लेम और काउंटर क्लेम इज कॉल्ड द प्लेंट। इनको अगर आप नॉर्मली बोले सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, ये एक तरीके से क्या होती हैं, प्लेन्ट्स होती हैं। और जब प्लेंट फाइल की गई है तो अब राइट दूसरी पार्टी का भी बनता है कि वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट दे, है ना। सो रिप्लाई टू दैट प्लेंट देयर हैज टू बी अ रिटर्न स्टेटमेंट, बिकॉज दैट इज द मैटर ऑफ राइट फॉर द पार्टी, देयरफॉर परमिशन इस चीज की आप नहीं ले सकते। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज नो परमिशन रिक्वायर्ड, वो आपका बेसिक राइट है, लीगल राइट है, यू कैन गो फॉर दैट। ओके, अब मान लो सूट जो है वो चल रहा है ए और बी के बीच में, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट सी हैव बीन एडेड एज अ डिफेंडेंट, ए और बी है, इनके बीच में सूट चल रहा है और सी को ऐड करना है, कैसे, एज अ डिफेंडेंट। जब सी ऐड होगा, नेसेसरी पार्टी हैज बीन ज्वाइंड एज अ डिफेंडेंट, सो जिस दिन सी ऐड हुआ है उसके बाद, मतलब जिस दिन ऐड किया गया, सपोज कीजिए इसको 1 जनवरी को ऐड किया गया है, तो इसके बाद 30 days he has to file his written statement and that will be extendable, ठीक है। इसको अपनी खुद की एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी विद इन 30 days। ओके, या फिर मान लो सूट चल रहा है ए और बी में, और बी हैज फाइल्ड अ रिटन स्टेटमेंट, सूट इज गोइंग ऑन एंड समवेयर कोर्ट फाइंड दैट रिटन स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट, भाई अभी और भी चीजें ऐड ऑन करनी चाहिए, दे रिक्वायर बी टू फाइल एन एडिशनल रिटन स्टेटमेंट। देन क्या होगा, बी विल अमेंड हिज प्लीडिंग विद द रिटन स्टेटमेंट एंड डज द चेंजेस जो भी रिक्वायर होंगे, एंड देन ही फाइल्स अ न्यू रिटन स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन द ओरिजिनल रिटन स्टेटमेंट। So if he files additional written statement, अगर कोर्ट उसको बोलती है, then court will give him 30 days। तो 30 days एक प्रायर रिक्वायरमेंट होती है जो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स के लिए चाहिए ताकि इतने दिनों में जो पार्टी है वो उसको प्रिपेयर कर ले। ओके, अब गाइडलाइंस रिगार्डिंग रेप्लीकेशन, कुछ हम गाइडलाइंस देखते हैं। देखिए, एक प्लेंट होती है, देयर आर पॉइंट्स जो डिनाई करने के लिए आपको देने होते हैं। सपोज मान के चलिए दिस इज द प्लेंट, ये प्लेंट है। Okay, there are certain points, there are 5 points in the plaint. Now in the written statement defendant will file the replication क्या होता है, reply to each of these 5 points। ये 5 points है, by chance 3, 4 and the 5, ठीक है। अब इन 5 points के लिए जो रिटर्न स्टेटमेंट दी जाएगी वो हर पॉइंट के रिप्लाई में दी जाएगी, मतलब देयर विल बी 5 points in reply to that। So these 5 points plus if defendant have same additional points with him, then he will write those points also। मान लो डिफेंडेंट ने 3 न्यू पॉइंट्स जो कि ना तो सेट ऑफ है और ना ही काउंटर क्लेम किए हैं, ऐड कर दिए हैं। ओके, इनके अलावा 5 पॉइंट्स में 3 और पॉइंट्स 1, 2, 3, इन 3 पॉइंट्स को ऐड ऑन किया है। ये काउंटर क्लेम भी नहीं है, सेट ऑफ भी नहीं है। इन ऑर्डर 8 रूल 2 क्या प्रोवाइड करता है, दैट एनीथिंग विच इज इन द नॉलेज ऑफ द डिफेंडेंट, ओके, जो डिफेंडेंट की नॉलेज में है, ही मस्ट रेज इट, अदरवाइज प्लेंटिव विल बी टेकन बाय सरप्राइज। सो ही रेज हिज 3 एडिशनल पॉइंट्स। नाउ प्लेंटिव क्या करता है, what he believes is that if you do not reply these 3 points then it will be deemed to be admitted by me। प्लेंटिव अगर इन 3 पॉइंट्स का फिर से रिप्लाई नहीं करेगा तो ये मान लिया जाएगा ना कि उसने वो 3 पॉइंट्स एडमिट कर लिए हैं। then what the plaintiff does is plaintiff files replication to deny these 3 points। अब वो इन 3 पॉइंट्स के लिए फिर से एक स्टेटमेंट या एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा जो कि क्या कहलाई जाती है, रेप्लीकेशन, मींस रिप्लाई टू दोज 3 पॉइंट्स। उनको डिनाई करना है तो डिनाई करेगा, एड ऑन कुछ करना है तो एड ऑन करेगा। ओके, अब क्या है, इसमें काफी टाइम लग जाता है। पहले आप कोर्ट में फाइल करोगे कि मुझे रेप्लिकेशन फाइल करनी है, फिर कोर्ट आपको अलाउ करेगा या नहीं करेगा। अगर कोर्ट आपको अलाउ नहीं करता है तो हियरिंग होगा, हियरिंग के बाद कोर्ट अलाउ करेगा, फिर आप फाइल करोगे। अब उसके जवाब में हो सकता है कि डिफेंडेंट अपने फिर से रीजॉइंडर करे। सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम एंड दिस इज बीइंग वन ऑफ द रीजंस फॉर वेस्टेज ऑफ द टाइम ऑफ द कोर्ट। सो जो there has been a guideline in it
by the Delhi High Court in अनंत कंस्ट्रक्शन केस। ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट रही है बच्चे, अनंत कंस्ट्रक्शन केस। और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी। क्या गाइडलाइन दी थी? इन विच कोर्ट हैज हेल्ड कि आपको सिर्फ इस वजह से, ओनली बिकॉज यू वांट टू डिनाई द एलिगेशन, यू डोंट नीड टू फाइल अ रेप्लिकेशन। ये रीजन बीइंग दैट थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन applies upon defendant with respect to his written statement, because order 8 rule 5 जो होता है is applicable upon the defendant and written statement. So this order 8 rule 5 doesn't deny, yeah, doesn't apply upon the plaintiff. So if plaintiff doesn't deny, then it will not be deemed to be admitted, because order 8 applies only upon the defendant and not upon plaintiff, right? So defendant ने डिनाई नहीं किया है तो डीम्ड एडमिशन लग जाएगा, और अगर प्लेंटिफ ने डिनाई नहीं किया है देन डीम्ड एडमिशन नहीं लगेगा, इसलिए उसको रेप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। डिफेंडेंट ने जो 3 पॉइंट्स दिए हैं उनका जवाब देने की प्लेंटिफ को जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर अनंत कंस्ट्रक्शन केस में बोला गया था कि प्लेंटिफ के ऊपर डीम्ड एडमिशन का प्रिंसिपल अप्लाई होता ही नहीं है। दैट द कोर्ट हेल्ड रादर टू द contrary, the theory of assumed traverse will apply। क्या चलेगी? डीम्ड एडमिशन की जगह क्या चलेगी? assumed traverse। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, assumed traverse। आपको ये फ्रेज का पता होना चाहिए, तो उस पर ये लगेगा दिस विल अप्लाई। ये इसका मतलब वी हैव प्रिज्यूमिंग दैट प्लेंटिफ हैज ट्रावर्स और डिनाई द एडिशनल प्लीडिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट। ये प्रिज्यूम करके चलते हैं पहले से ही कि प्लेंटिफ इनको डिनाई ही कर रहा है। अगर वो इनको एक्सेप्ट करेगा तो उसको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, राइट? सो अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डज प्लेंटिफ फाइल रेप्लिकेशन एंड द मैटर ऑफ रूटीन इन ऑल केसेस। देखिए, दो थ्रू डीम्ड एडमिशन क्या होता है, इफ ही टॉक्स अबाउट डीम्ड एडमिशन, इफ यू हैव नॉट डिनाइड सम फैक्ट्स, इट विल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड, ये मान लिए जाते हैं। बट थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन डजंट अप्लाई अपॉन अगेंस्ट द प्लेंटिफ, बट अप्लाइज ओनली अगेंस्ट द डिफेंडेंट एंड हिज रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, एडमिटेड डीम्ड एडमिशन सिर्फ डिफेंडेंट पर ही लगता है। So order 8 rule 5 only apply against the defendant and his written statement, even if the plaintiff doesn't deny the additional pleadings जो कि defendant ने दी है। deemed admission यहाँ पर apply नहीं होता है। In fact, court went on to held that theory of assumed traverse will apply. It will deem that plaintiff has denied the additional pleadings of the defendant, and therefore in every case there is no need to file the replication as a matter of routine. So it was held that theory of deemed admission applies only against the defendant and the written statement and not against the plaintiff. Okay, so it's a matter of right कि यहाँ पर assume traverse चलता है कि ये already ही deny कर रहा है, right? अब आपका एक next topic जो इसी में आता है, that was confession and avoidance। confession and avoidance इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं अभी समझा देती हूँ। देखिए, डिफेंडेंट ने अपने रिटन स्टेटमेंट में कोई एक ऐसा फैक्ट लिख दिया है जो कि एक्चुअली सच है, एंड प्लेंटिफ नोज कि वो करेक्ट भी है। अगेंस्ट द प्लेंटिफ the defendant file a written statement and he written some such fact which the plaintiff knows it to be correct, so he wants to agree और he wants to confess। वो चाहता है, जरूरी नहीं है कि इन तीनों पॉइंट्स में हर बार प्लेंटिफ डिनाई ही करे, वो उसको लगता है कि हाँ ये वाला पॉइंट जो दिया है डिफेंडेंट ने, इसमें मैं रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए, एंड आई ऑल्सो अग्री दैट ही इज करेक्ट। सो ही वॉन्ट्स टू एग्री दैट ही हैज गॉट बीन स्टेटेड करेक्ट, बट एट द सेम टाइम ही वॉन्ट्स टू गिव डिफरेंट मीनिंग टू दैट। वो कहता है कि नहीं, ये बात है तो सच, बट डिफेंडेंट ने कुछ और तरीके से कही है, होना कुछ और मीनिंग था इसका। द implication of that defendant wants to give, the plaintiff wants to give different meaning to that fact, so it means कि जो meaning है that the defendant has attributed, plaintiff wants to avoid that meaning and wants to attribute some different meaning or some new meaning, then replication will be allowed। तब आप replication कर सकते हो जब आप कोर्ट को क्लैरिफाई करना चाहते हो कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या था। Suppose defendant has written in his written statement the defendant has paid 20 lakh rupees to the plaintiff,
Okay, now plaintiff knows कि defendant actually 20 lakh rupees paid to him, and the defendant has the receipt of that fact, and defendant has proved it in the court. So he wants to admit through confession the defendant has 20 lakh rupees paid to me, but at the same time he wants to tell to the court that this point, जो उनका point है, whenever plaintiff wants to admit some pleading and defendant but same time he wants to add something new, तो वहां पर क्या होता है, he can file a replication, theory of confession. इसी सेम एग्जांपल में अगर उनको कुछ 20 लाख के साथ ऐड ऑन करना है या बताना है तो वहां पर रेप्लीकेशन के लिए अलाउ कर दिया जाएगा. ओके, सो हमारी लैंडमार्क जजमेंट रही है अनंत कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस श्री राम निवास. इसमें क्या था, ऑर्डर 8 रूल 10 में भी एक्सपार्टे प्रोसीडिंग्स होती हैं और ऑर्डर 9 रूल 6 में भी एक्सपार्टे प्रोसीडिंग्स होती हैं. सो आप इसको अच्छे से पढ़िए इस कंसेप्ट को. सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स में क्या होता है, कब कोर्ट की परमिशन लेनी होती है, कब नहीं होती है, एज्यूम ट्रावर्स क्या होता है, एंड डीम्ड एडमिशन क्या होता है. You should understand these topics clearly. Till then, have a good day. Thank you.